सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। .com बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाजरीन आपको वेलकम करती हूँ। सियासी गहमा गहमी है और इसी सियासी गहमा गहमी में सुप्रीम कोर्ट का आज का हुक्म बड़ी अहमियत का हामिल है। गो के ये हुक्म अभी अधूरा इसलिए है कि अभी सिर्फ और सिर्फ डस्का NH-76 की जो पोलिंग 10 अप्रैल को होनी थी उसे मुलतवी किया गया है और ये अदालत ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि फ़िलहाल अभी मुकम्मल फैसला नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी दलाइल मुकम्मल नहीं हुए हैं। NH-76 और जिसका बड़ा अहम ये नून लीग का हल्का जिसमें जो नौशीन इफ्तिखार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार, उन्होंने दरख्वास्त ये की थी कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये था कि 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए। मैं चाहूँगी कि ज़रा आज के दलाइल थे वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि वो क्या हैं, फिर अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ और फिर हम गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। तो NH-75 जहाँ पर दोबारा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत चल रही है, उस पर आज इस समाअत के दौरान जो वकील हैं मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के सलमान अकरम राजा, उन्होंने दलाइल देते हुए अदालत में ज़िला डस्का का मुकम्मल नक्शा पेश किया जिस पर यह कहा गया कि आपने एक दिन में बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि डस्का शहर में 76 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इन 76 में से 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई, 20 प्रिजाइडिंग अफसर गायब हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि यह भी बताया गया कि 10 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग काफ़ी देर मुअत्तल रही। सवाल यह है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। उनका कहना था क्या ये एक उम्मीदवार ताकतवर था इसीलिए दूसरे ने ऐसा किया। सबसे अहम रिमार्क्स ये हैं जिस पर यह कहा गया, सलमान अकरम राजा ने पहले मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि हल्के के आधे पोलिंग स्टेशन की शिकायत मौसूल हुई। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा डस्का शहर के 76 पोलिंग स्टेशन आधे नहीं बनते। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार के वकील ने कहा मैं माजरत का हूँ, 76 पोलिंग स्टेशन 1/3 बनते हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आधे और 1/3 में फ़र्क है, आप एहतियात से दलाइल दें। उसके साथ साथ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NH-75 डस्का में 10 अप्रैल को होने वाली पोलिंग जो है उसको रोकते हैं और मौजूदा फैसले का जो है वक्त दरकार है क्योंकि सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल नहीं किए हैं, उनके दलाल अभी जारी हैं और नौशीन इफ्तिखार के अलावा दीगर फरीक़ैन को भी हमें सुनना है। हुकूमत का मौक़िफ़ आया, हुकूमत ने इस पर शादियाने बजाए और ये कहा कि ये बिल्कुल हक और सच की फतह हुई, जो मैंने अभी आपको फिरदौस आशिक़ अवान की गुफ्तगू भी सुनवाई। जबकि अपोजिशन का कहना यह है कि अभी आप ये मत समझें कि आपकी जीत हो गई है क्योंकि अभी फैसला आना बाकी है, इस पर पोलिंग होने बाकी है, इस पर वोटिंग होनी बाकी है। तो होने क्या जा रहा है, ज़ाहिर है ये दरख्वास्त थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि 20 पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पर पोलिंग दोबारा हो। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान साहब से मुझे ज्वाइन करी मुसरत चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाजिया सूबिया मुझे ज्वाइन करी हैं। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी राना एहसान साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ। ज़ाहिर आपका मुतालबा तो यही है कि अभी ये तमाम पोलिंग स्टेशन हैं उन पर दोबारा पोलिंग की जाए, लेकिन आज के रिमार्क्स जो मैंने पढ़ के इसलिए सुना है कि बड़े अहम हैं ये रिमार्क्स और उसके बाद फ़िलहाल तो ये मुलतवी हुई है और आगे इसका फ़ैसला आना बाकी है। क्या आप लोग मुतमईन हैं कि ये फ़ैसला जो भी होगा वो आपके ही हक़ में आएगा मुस्लिम लीग नून के? देखिए, मैं तो समझता हूं कि मुलतवी नहीं होने चाहिए थे। असूली तौर पे जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया तो ये टाइमलाइन के साथ होने चाहिए थे। पंजाब हुकूमत की भी यही कोशिश है कि इनको मुलतवी किया जाए, डिले किया जाए। उसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो जो वहाँ सर्वेज हुए थे वो बड़े ज़बरदस्त आए, PMLN के हक में आए, जिसके अंदर 2 सर्वेज थे। एक में मेरे ख्याल से दोनों में PTI नंबर 2 पे थी और PMLN आगे थी और कोई कम लीड से आगे नहीं थी उस सर्वे। लेकिन अदालतें सर्वे की बुनियाद पर फैसला नहीं दिया करती। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं हुकूमत की ख्वाहिश बता रहा हूँ आपको कि अच्छा। पंजाब हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि ये डिले हो। अच्छा, और लेकिन ये ख्वाहिश पर ही फैसला नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये बस पाकिस्तान के अंदर कुछ पिटिशंस पे बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाती है। कुछ पिटिशंस आप दायर करते हैं तो सुनवाई होने में ही साल लग जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन जो है वो डिले नहीं होना चाहिए था। आप इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? अभी तो फैसला नहीं आया इसका।
नहीं, फैसला नहीं आया। मैं तो डिले की बात कर रहा हूँ कि डिले भी नहीं होना चाहिए था। ये ऑन टाइम जो अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन मैं उम्मीद फिर भी रखूंगा कि फैसला यही होगा कि री-पोल सारे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा और होना चाहिए है, क्योंकि जो 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब किडनैप हुए तो वो खाली उन स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशंस के ऊपर धांधली की बात नहीं हुई। ये पूरी एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत धांधली की गई और पोलिंग के अमल को स्लो किया गया। वहां यही तो अदालत पूछ रही है कि ये ऐसा क्यों किया गया, ये किसने किया, यही बड़ा आम सवाल है। राना हसन साहब, मैं चाहूंगी जरा हम लोग गुफ्तगू को तेज आगे बढ़ाएं, तो मैं मुसरत चीमा साहबा को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। मुसरत साहिबा, हुकूमत इतनी खुश क्यों हो रही है? अभी फैसला नहीं आया, ना ज्यादा मुस्लिम लीग नून जो कि दूसरी है दरख्वास्त गुजार हैं उनको भी इतना मायूस नहीं होना चाहिए और आपको भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ पोलिंग मुलतवी हुई है और जाहिर है उस पर हुकूमत ज्यादा खुश क्यों हो रही है अभी? शाजिया सूबिया साहिबा, ज़ाहिर है ये मामला तो खैर पीपल्स पार्टी का नहीं है, और लेकिन जो कल मरियम नवाज़ जा रही हैं एक रैली की सूरत नैब में पेश होने, आखिरकार पीपल्स पार्टी ने उनको ताउन का यकीन दिला दिया है और पीपल्स पार्टी भी जाएगी और वहाँ पर उनके साथ उस रैली की सूरत में जाएंगे। लेकिन क्या इससे सिर्फ ज़ाहिर किया गया तासुर कि अब आप और नून लीग के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। सबसे पहले तो जो आपने इलेक्शन की बात की तो मैं उस पर एक थोड़ी सी कमेंट करना चाहूंगी कि देखें, जहां जहां पीटीआई को फेवर चाहिए होगा वो सारे हरबे इस्तेमाल करेंगे जहां पे उनका मकसद पूरा। जैसे आपने देखा कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम 2018 के इलेक्शन में फ्री किया गया था, जिस तरह से उस इलेक्शन को खराब किया गया था, वही सारे ये सेकंड का इलेक्शन का हो रहा है। दूसरी बात आपने की मरियम साहिबा की, तो देखिए पीडीएम में कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। जो पहले भी ये बात हुई थी कि ये 11 पार्टियों की एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सब पार्टीज के अपने अपने मंशूर होते हैं, अपने अपने विजन होता है, लेकिन जब वो एक टेबल पे बैठते हैं और एक ही एजेंडा, एक पॉइंट एजेंडा पे जब बात होती है तो सब उस पर इत्तेफाक करते हैं और सब लोग एक ही बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो है इस करप्ट, जो खुद करप्शन का खत्म करने का नारा लगा के आए थे, अब वो सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत बन चुकी है। आप अगर ट्रांसपेरेंट अच्छा, मजे की बात ये है कि जो आप ये सारी गुफ्तगू कर रही हैं ना, ऐसा हुआ नहीं है आप जो कह रही हैं, और पीपल्स पार्टी ने ही सबसे पहले यहाँ पर मामला खराब किया है, क्योंकि ये बात हम कल भी कर चुके हैं। वापस आऊंगी क्योंकि मुझे डिटेल्ड इस पर डिस्कशन करनी है। मैं डस्का इलेक्शन पे बात कर लूँ तो मुसर्रत साहिबा का मौक़िफ़ नहीं आया था, उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही थी। मुसर्रत साहिबा, आप क्या कह रही थी मेरे सवाल के जवाब में? आप ज़रा दोबारा फरमाइएगा प्लीज़। जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि सुमैया साहिबा जो नौशीन जो वहाँ की कैंडिडेट थी, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी थी वो 23 पोलिंग स्टेशंस की खाली दी थी, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जब मरियम ने जाके स्पीच की, बिल्कुल अपने अब्बा के नक्शे कदम पे चलते हुए विक्ट्री स्पीच के शायद उनकी फतह थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने जो नाइंसाफी की थी वो ये उन्होंने किया कि उन्होंने बजाय इसके कि जो कैंडिडेट की जो मुतनाज़े पोलिंग स्टेशंस थे वो उनके रिजल्ट्स को रोकते, या अव्वल तो रोकना लीगली ठीक था ही नहीं, चले हो गया, उसके बाद इन्होंने दोबारा पूरे इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। ऐसा कोई पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई एक एग्जाम्पल भी नहीं मिलती। हम जो कह रहे हैं, हमारा बेसिकली यही मौक़िफ़ था कि अगर इशू भी है तो आप वो जिसके ऊपर कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दी थी वो थी 23 पोलिंग स्टेशंस की, तो उन पे कराया जाता। तो ये हमें मंतक बिल्कुल समझ नहीं आई आज के दिन तक कि पूरे इलेक्शन को क्यों मतनाज़े किया गया। अब हमारी हक और सच की फतह, हम बिल्कुल इसको फैसला आने से पहले नहीं कह रहे, एटलीस्ट ये बात ऑनरेबल कोर्ट ने उसको कंसिडर जरूर किया है और आगे फैसला जो भी होगा हम हमेशा कोर्ट्स का और इस मुल्क के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। ये जो सवाल है ना, ये बार बार मैं कर रही हूँ, हम भी हैं, ये जो सवाल किया है ना जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, कैंडिडेट्स वो बड़ा अहम सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं, मौजिज़ अदालत ये पूछ रही है कि पोलिंग वाले दिन मसाइल कौन पैदा करता रहा और क्यों पैदा करता रहा, इस सवाल का जवाब देना होगा। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें सुमैया जस्टिस साहब ने बिल्कुल बजा ये सवाल किया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हकाइक को जाने परखे बगैर, हमने तो देखे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इमीडिएटली अपने
जो कैंडिडेट थे हमारे असजद मल्ली साहब, उनको ये ट्वीट के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू कन्वे किया था कि आप इलेक्शन कमीशन को कह दो रिक्वेस्ट, सेम जो नौशीन साहिबा ने की थी। लेकिन ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का अपनी नौयत का फैसला था, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है अपने कोर्ट्स के ऊपर। इंशाल्लाह जो भी फैसला आएगा हम उसको मनो-अन तस्लीम करेंगे। यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा। लेकिन एक मैं अर्ज करूं कि इंसाफ लेने के लिए इदारों में बगैर कुछ उन पे एतराज किए जाना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट पीटीआई तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक है तो उसको भी इंसाफ उतना ही चाहिए जितना किसी बिल्कुल और अपने इदारों पर अगर हम ही एतमाद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और एक दूसरा पॉइंट और है, वो पॉइंट में देकर फिर मैं ज़ाहिर पर मारे कानून की राय लूंगी। जैसे उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने तशद्दुद का आगाज़ किया जब उनका असर रसूख ज़्यादा था, तशद्दुद और बदमनी फैलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि पंजाब हुकूमत वहाँ के इंतजाम संभाल रही थी, पंजाब हुकूमत का ये फ़र्ज़ था कि वहाँ के इंतजाम को देखती। इसे हमारे कानून आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी कानूनी राय में लेती हूँ। आरिफ साहब, अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये मुलतवी करने का फ़ैसला दिया है कि 10 अप्रैल को डस्का 75 के जो पोलिंग होनी थी वो मुलतवी कर रहे हैं। आपके ख्याल में दलाइल कितने अहम हैं? उन दलाइल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि फ़ैसला क्या आएगा, किसके हक़ में आएगा? देखिए, बात यह है कि ये ऐसी चीज है जो इंतजामी मामला है, और अगर हुकूमत कह रही है कि पॉसिबल नहीं है, तब मुश्किलात है, कोरोना है और बहुत सारी मुश्किलात है, और दुश्मनी सबसे ज्यादा जो वहाँ ऑलरेडी चल रहा है मामला मुखासमत इस हद तक है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे मद्दे मारने पर तुली हुई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई क़यामत आ जाएगी कि अगर इसे मुलतवी कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए, क्योंकि एक पहले जब इलेक्शन हुआ है, जितना जमहूरियत का तसलसल जरूरी है इलेक्शन के जरिए, उतना ही लोगों की जिंदगी और अमन व अमान जो है उससे पेश आता है। तो चंद दिनों से मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस मामले में किसी को भी इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए। और खास तौर पे पिछले तजुर्बे की रोशनी में इंतजाम फूल प्रूफ हो तो फिर इलेक्शन होना चाहिए, मेरी तो ये राय। ठीक है आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी राय है। अच्छा राना एहसान साहब, ज़ाहिर है आप अदालत में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अदालत सबूत और जो गवाह होंगे उन्हीं की रोशनी में फैसला देती है और देगी। अब अदालत ने यह भी कहा है, और ज़ाहिर है आपके वकील को ये साबित भी करना होगा, जब 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत थी तो फिर पूरे हल्के में इंतखाबात आखिर क्यों ज़रूरी हैं, ये आपको बताना होगा, साबित करना होगा। तो आप मुतमईन हैं कि आप लोग ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ये जो कमेंट जो है वो जस्टिस साहब ने दिया कि पीएमएलएन के लोगों ने जो है वो पहले वहां कोई जो है वो मसाइल शुरू किए, उस तरह का कोई सबूत जो है वो अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा, ना मीडिया ने दिखाया है। तो पता नहीं उनके पास कौन सा सबूत आया है। वो ऑनरेबल है हमारे लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ना इस्तेमाल हों। लेकिन पाकिस्तान की तारीख जो है वो बदकिस्मती से वो इस तरह की चीजों की गवाही देती है कि जहां, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि जब आपके हक में फैसला आए तो अब अदालतों को सही कहें, आप कहें कि आज हक और सच की जीत हो गई, और ना आए तो आप कहें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई। राणा साहब, ये अच्छी बात नहीं है, आप एक सियासतदान हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ ये पिछले कुछ दिनों की बात याद कराना चाहूंगा कि जहां इमरान खान साहब ईसीपी के पूरी टीम की तारीफें कर रहे थे और उनके गुण गा रहे थे, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, धजिया बनाई गई, उसको बुली किया गया। तो ये भी अभी हुआ है, अभी इस मुल्क में अभी ये वो भी नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात। आपको सिर्फ मैं रोशनी डाल रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि ये हुआ है कुछ दिन पहले। तो यहाँ मैं यही उम्मीद करूंगा कि फैसला जो है वो देखिए। फिर एक पॉइंट में आपको एक और जो मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं दोबारा रिपीट कर जी राणा साहब, कि ये मुल्क में होता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दायर की जाती हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती, और फिर ये भी होता है कि कुछ चीजों की सुनवाई इतनी तेजी से हो जाती है और ये सारा लोग देखते ही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सुनी जाएगी दोनों साइडों की, और मेरिट के ऊपर आएगा। बिल्कुल यहाँ ये जरूरी है कि पोलिंग का अमल रोका गया। सही, हमने तो दरखास्त दी
कि पोलिंग के अमल को जो है वो बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंशन दे दी जाए, 5 बजे के बजाय 6 बजे तक का। तो अब ये चल रहा है ना केस, देखिए सारे मामलात ट्रू प्रोसेस ही होंगे ना। आपने दरख्वास्त दी, आपने एतराज उठाया, जाहिर रीपोलिंग की दरख्वास्त थी, अभी फैसला चल रहा है, फैसला आने का इंतजार करें और उम्मीद रखें कि जो भी इस पर दलाइल होंगे, जो भी सबूत होंगे, उनकी जो है वो बुनियाद पर फैसला भी आएगा और उम्मीद जो है वो जरूर रखनी चाहिए। शाजिया सूबिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं? गालिबन नहीं है मेरे साथ। चले जब तक मैं कल की हैपनिंग के हवाले से बात कर लूँ मुसरत चीमा साहिबा से। मुसरत साहिबा, कल मरियम नवाज की तलबी है और ज़ाहिर है उस पर अब उनका ये इरादा है कि वो रैली की सूरत में जाएंगी। क्या तैयारी है आप लोगों की, पंजाब हुकूमत की? सबसे पहले तो सुमैया इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो रवायात, ये सो कॉल्ड अपने आप में खुद ही बनी फिरी लीडर जो ये रवायात डाल रही हैं, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती और कभी तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या नैब या इस मुल्क के इदारे, कोर्ट्स या कोई भी इदारा जब किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी भी शख्सियत को बुलाएगा तो इसका मतलब है कि जो अफोर्ड करता है वो जत्थे लेके आना, चाहे पैसे लुटा के या अगर उसकी फ़ैन फॉलोइंग है या कुछ भी है, तो इस बात का फिर मतलब ये है कि जो भी साहिब इक़्तिदार हैं या पॉलिटिकल लोग हैं या किसी की किसी शक्ल में भी कोई जत्था लेके आ सकता है, उनका किसी मजहबी जमात से भी ताल्लुक़ हो सकता है, तो इस मुल्क के इदारे उनको हाथ नहीं डाल सकते, उनको बुला नहीं सकते, वो मुबर्रा हैं। अभी मेरे भाई बार बार कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जी कहीं फैसले जल्दी आ जाते हैं, तो इनको भी अभी ताज़ा ज़मानत मिली है विद इन 1 डे। तो हमने तो कभी कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। ये वाहिद सियासी जमात है, जब इनके फेवर में फैसला होता है तो वही इंसाफ पे मबनी होता है और जब नहीं होता तो इंसाफ सफ़ा हस्ती से मिटता है बकौल इनके। इम्पोर्टेंट चीज ये है क्यों होता है वैसे, एक सवाल है मेरा, हमने इदारों पर एतबार करना, एतमाद करना क्यों छोड़ दिया है? जी मैं अर्ज करूं कि तैयारी इसलिए जो इस मुल्क के जो इदारे हैं, इस मुल्क का जो आयन है, जो कानून है, वो ऐसे लोगों के हाथों में खिलौने के तौर पर नहीं बना के किसी की बिगड़ी औलाद चौक में खड़े होके आपके आयन और कानून को और इन मुल्क के इदारों को चैलेंज करे और वो कहे कि मैं पत्थर मारूंगी अगर मुझे बुलाया गया, तो इसकी इजाज़त कोई दुनिया का कानून नहीं देता और इस मुल्क का आयन भी इंशाल्लाह इनको इजाज़त नहीं देगा। पुरअमन रह के आना है तो आए, वरना ये भी बहुत ही गिरी हुई हरकत। वरना क्या होगा, गिरफ्तारियां होंगी मुसर्रत साहिबा। कोर्ट्स बुला रहे हैं तो आप आराम से जाके अपनी पेशी पे जाएं और आराम से तमीज़ के दायरे में रह के आप उनको जाके सेटिस्फैक्ट्री आंसर दें। और अगर इनको लगे कि इनके साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है तो मीडिया इज़ देयर, ट्विटर के ऊपर ये इतना एक्टिव रहती हैं लोगों के ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाने के लिए, गालम गलोच के लिए। वैसे भी सब्र तहम्मुल नाम का नहीं है। चले कल एक इंतशार की फजा पैदा ना हो, तशद्दुद की फजा पैदा ना हो, मैं आपसे मजीद बात करूंगी मुसर्रत साहिबा। रिस्पांसिबल। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, वापस साथ मौजूद हैं राना एहसान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, शाजिया सूबिया साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम जरा बात इस पर भी करेंगे और इस पर भी करेंगे कि बार बार इलेक्शंस पर सवालात उठता है, चाहे वो ज़िमनी हो चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, तो इस्लाहात करने जा रही हुकूमत तो कैसे मिलाएगी अपोजिशन को साथ, सब बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें कल मरियम नवाज की नैब पेशी, इस पर एक रैली की सूरत में ना सिर्फ नून लीग बल्कि JUI और पीपल्स पार्टी भी उनकी हमरा होगी। क्या प्लान क्या है नून लीग का? ज़ाहिर जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको मद्देनजर रखना है, कानून को भी हाथ में नहीं लेना। राना एहसान साहब, ज़ाहिर एक पेशी है और पेशी के मौके पर ज़ाहिर जाले भी जा रहे हैं, ना सिर्फ जाले जा रहे हैं बल्कि नून लीग के भी कारकुनान हैं, JUI के भी कारकुनान हैं। प्लान क्या है आप लोगों का? देखिए, हम लोग वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 सालों के अंदर अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उड़ाई गई हैं और खास करके नैब की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस बाकिर ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है। यहां आप 2-2 साल जो है वो बंदे को जेल में डाल देते हैं, हमजा शहबाज को, लेकिन आप रेफरेंस नहीं दायर करते, आप विटनेसेस से विटनेस नहीं जो है वो रिकॉर्ड कराते, आप की चलाते और बंदा जेल में सड़ा होता है। यहां इस मुल्क के अंदर लोगों के ऊपर हीरोइन डल जाती है और कोई चीज साबित नहीं होती।
तो ये इसी मुल्क के अंदर ये हद हो गई है, हर लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एक ऐसा चेयरमैन जिसकी एक नाजेबा तो आप मुझे एक बात बताएं राना साहब, अगर एतराज़ात इतने ज्यादा हैं कभी इंतखाब पर कभी इदारों पर, तो ना ही आप नैब के कवानीन में इस्लाहात चाहते हैं, ना ही आप इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। जब इन चीजों पर बात नहीं होगी, काम नहीं हो, सिर्फ एतराज करने से क्या फायदा? देखें, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं सुमैया, विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हम लोग होनी चाहिए हैं, लेकिन इस बदकिस्मती से ये एक ऐसी हुकूमत है और इसका एक ऐसा वजीर आजम है जो बैठ ही नहीं सकता ऑपोजिशन के साथ। जो शहबाज शरीफ साहब थे, शुरू में उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, छोड़ देना, वो एक ही दफा उन्होंने कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी। अब आगे बढ़ जाएं, मुल्क कौम के लिए फैसले कर लें, आपका भी फायदा है इसमें। आप मुझे ये बताएं कि जब एक जो वजीर आजम है उसने एक तकरीर रटी हो और उसके अंदर चोर 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 के नारों के अलावा कोई बात ही ना होती हो, तो उससे कैसे बात की जा सकती है? 13 साल से एक तकरीर है, कोई चीज साबित नहीं हो सकी। कुछ ये लोग अभी पिछले 2.5 साल इनका जो एहतसाब का नारा है, सवाए इसके कि जो जस्टिसेस हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, और कुछ नहीं साबित हो सका। तो हम पुरअमन तरीके से, हमारा कोई इरादा नहीं है किसी किस्म का इंतशार फैलाने का। हम लोग सिर्फ एज अ साइन ऑफ सॉलिडारिटी मरियम नवाज के साथ हम जा रहे हैं। चलें, और हम लोग देखते हैं कि आप लोग कल किस तरह को पुरअमन रखते हैं। पॉइंट, लेकिन मुसर्रत साहबा का पॉइंट मैं आके लेती हूँ। अच्छा, जरा इस्लाहात के बारे से बात मैं करना चाह रही थी आपसे। मुसर्रत चीमा साहबा, आज इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत काम करना चाह रही है, लेकिन जब चोर चोर की फजा बुलंद होगी, तो बुलंद होती है चोर चोर की फजा में, कैसे आप एक टेबल बैठ कर बात कर लेंगे इंतखाबी इस्लाह, जो कि वक्त की जरूरत है? देखिए, ये ताली दोनों हाथों से बजती है। इसमें कोई एक, ये अगर अपने आप को इनोसेंट करार दे रहे हैं ना, तो देखें ये लोग शुरू में ये होता रहा कि इनको अपोजिशन लीडर भी और जितने भी अपोजिशन के रहनुमा थे अपनी स्पीचेस करके, जब हमारे लोगों की बारी आती थी तो ये तूफान बदतमीजी विसल्स के साथ ये वॉकआउट कर जाते थे। देखिए, जब ये इस तरह से डायरेक्ट इवन पर्सनल अटैक करेंगे तो आगे से जवाब तो आएगा। अब ये चीज़ पुरानी हो गई है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इतना तूफान और लफाजी और जज्बाती हो के अवाम को गुमराह करने की जो नाकाम कोशिशें करते हैं, तो इन्होंने आज तक इदारों के रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया कितना है? नहीं किया। लीव इट। अब हम करना चाहते हैं सेनेट इलेक्शन से आप शुरू कर लें। पिछले अक्टूबर से लेकर के हम इनकी मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आए बैठें और इसको हम वंस फॉर ऑल, जो कि इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके सिग्नेटरी थे, हाँ जी, नहीं अर्ज करूं कि मैं इनको कहती हूं 12 हमारी लीडरशिप फ्रॉम टॉप लीडरशिप से लेकर के हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे लोग जब भी इन लोगों के साथ टॉक शोज में आते हैं, लेकिन इनको तो इजाज़त अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की नहीं है। ये तो वो लोग बोलते हैं जो वो सुनना चाहती हैं इनकी लीडरशिप। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो पुरानी हो गई हैं बातें। आज इस वक्त क्या ये विलिंग हैं कि हम नैब के अंदर रिफॉर्म्स लाएं, हम अपने मुल्क के जितने इदारे जिनको ठीक होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस सबसे बड़ा एक चैलेंज है तमाम सियासी जमातों के लिए, उसको फेयर एंड फ्री करने के लिए आए ये बैठे, ताकि ये रौला ख़त्म हो जाए जो डस्का में हुआ, जो सेनेट में हुआ, ये तमाशा ख़त्म हो जाए, ये नौटंकी ख़त्म होनी चाहिए, जिसके एंड पे भी है कि जो इलेक्शन हार जाए वो तो धांधली कह बोले और जो जीत जाए उसके मैंडेट को आप क्वेश्चन मार्क बना दें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिंसिपली पहले जो हो गया, चले मैं 1 मिनट के लिए सपोज करते हैं कोई साइड भी ठीक नहीं थी, अगर अब ठीक होने की बात की जा रही है ना, तो इनको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें मैं एक चीज मौलाना साहब, बात ये है, देखें ये बात आप समझने की कोशिश करें। मुसर्रत साहब, एक पॉइंट मेरा लें, समझने की कोशिश करें कि आप हुकूमत वक्त हैं, अपोजिशन का काम ही यही होता है, हुकूमत ने टेबल पर लेकर आना होता है, हुकूमत ने माहौल पैदा करना होता है। ये आपका काम है कि ऐसा ना हो कि 2023 के इलेक्शन हो और आप कह रहे हो कि धांधली हुई है। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है एंड आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन हमने जितनी भी जिस लेवल पे भी एफर्ट्स की, ये लोग हमेशा जब भी, जैसे फैटिफ का मामला था तो ये वो 34 पॉइंट्स ले आए। सुमैया, अगर हम उनके ऊपर एग्री करते हैं तो हमारे पास हक हुक्मरानी खत्म होता है। क्यों? हम आवाम के साथ जो वादे करके आए हैं, हम एनआरओ देने की हम समझते हैं कि हम प्रेफर करेंगे कि अगर ये हमारे पे प्रेशर डालेंगे, हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर बोला कि मैं ऑपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। आज तक जो मुशर्रफ साहब ने किया हम तारीख नहीं दोहरा सकते। मुशर्रफ साहब के बाद जो इस मुल्क के साथ
जो खून रेजी से भी बुरी मैं समझती हूँ कि लोगों की जिंदगियां जीरन की गई, इतनी दोनों हाथों नाक मुंह पाँव से इन्होंने करप्शन की और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आगे हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये वो सोने की मुर्गी जो अंडे दे रही थी, खत्म हो गए अंडे, मुर्गी ज़िबा करने पे ये तुले हुए थे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मुल्क को बचाना है तो फिर उसका एक ही तरीका है कि इदारों को ठीक किया जाए, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल हो, हमारे समेत। अच्छा, एक बात बताएं, बिल्कुल सही आपने बात कही, ऐसे सिस्टम बनाएं बिल्कुल सही आपने बात करी, एस्केप ना कर सके। लहजा और माहौल दुरुस्त होना भी कितना जरूरी है, और ये पहल आपने करनी है या फिर ऑपोजिशन ने? आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। जी बिल्कुल, आई एग्री। क्या अग्री, किसने करनी है मुझे बताएं ना। मुसर्रत साहब, आप लोगों ने ही करनी है ना, हुकूमत वक्त नहीं करनी है। चले, पॉइंट आया। राना साहब आप मुझे बता दीजिए। जी 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 जी, बोलें मुसर्रत साहब, बोलें। मैं ये कह रही हूँ सुमैया, जो बातें ठीक हैं, हमें अब अगर लड़ाई झगड़े से या बहस बराए बहस से बचना है तो उसको उस पर इत्तफाक करना होगा, लेकिन वो बोथ हैंड्स पे होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। सही तो जो बातें हमारे करने की वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर ये उसमें फिर अगले दिन इतनी बुरी किस्म की ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि शायद हुकूमत डर गई। अभी आप राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुनाई है जी, आज की रात बड़ी भारी है। क्यों भारी है? इस मुल्क के कवानीन हिफाजत करेंगे अपने इदारों की। इस मुल्क के जो आपको क्या लगता है कि ये किसी की लौंडी है कि कोई भी आके जत्था आएगा और वो आके अटैक करेगा? चलें, पॉइंट टेकन मुसर्रत साहिबा, मुझे टेक लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। राना साहब का, राना साहब, इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत हैं। आप एक बड़ी लीडिंग अपोजिशन पार्टी हैं, आपका क्या प्लान है? क्योंकि आगे भी इंतखाबात में आप लोगों ने हिस्सा लेना है, एक बार फिर इंतखाबात पर सवालिया निशान ना उठे, आप बैठेंगे, बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से? देखिए, अभी इस वक्त तो जो सूरत हाल है, पीडीएम का जो अभी एक ही एजेंडा है और वो इस निज़ाम को, ये जो हाइब्रिड निज़ाम है जो एक आम आदमी की जिंदगी को और मुश्किल बना रहा है दिन ब दिन, इसको खत्म करना है। हम तो अभी इस निज़ाम के साथ जो है एक लड़ाई कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग समझते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए है, मीडिया आजाद होना चाहिए। ये सब कुछ कैसे होगा? ये कैसे होगा? तो अभी देखिए, अभी इस सूरत हाल में तो अभी हम नहीं समझते कि हुकूमत के साथ जो है किसी भी किस्म की जो है वो बैठ के काम किया जा सकता है। और मैं यहाँ लेकिन 2-3 चीजें करेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, करप्शन का नारा जरूर लगाएं, अकाउंटेबिलिटी भी करें, लेकिन खामोशी के साथ करें। आपको अगर आप ये बयानात और 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं भी करेंगी और अपनी अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव खामोशी से जारी रहेगी तो वो ज्यादा मौसर होगी। फर्क सिर्फ ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑपोजिशन शोर मचाए, ऊंची आवाज में बात करे, यहां चले ये भी तस्लीम कर लें, अगर बदतमीजी भी करे तो हुकूमत ने जवाब देना है परफॉर्मेंस से, हुकूमत ने अपने कामों से जवाब देना है, हुकूमत ने जुबान से जवाब नहीं देना होता। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जब हुकूमत के पास परफॉर्मेंस ना हो, काम ना हो, तो वो सिर्फ अपनी जुबान ही हिलाती है। और चलें, ठीक है ना, ये तनकीद है आपकी, आप जरूर हुकूमत को तनकीद करें, लेकिन जो फैसला करना है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वो आप लोगों ने मिल के करना है, वो आप करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, वो ये जो प्रोगेटिव है ना, ये प्रोगेटिव इमरान खान के पास है। ये चीज जो है ये हुकूमत ने करनी है। हुकूमत कितनी मेहनत करती है कंसेंसस डेवलप करने में, हुकूमत कितनी मेहनत करती है सब लोगों को इकट्ठा करने में, और दूसरी तरफ हुकूमत कितनी मेहनत करती है चोर चोर का नारा लगाने में। ये बात वही आ जाती है। देखिए ना, 200 अरब डॉलर इन्होंने मुंह पे मारने थे, वो मार दे मुंह पे। जो 12 अरब डेली की जो इन्होंने करप्शन रोकनी थी वो क्यों नहीं रुकी? मुल्क तो बद से बदतर होता जा रहा है। तो ये जो डंडोरा गवर्नेंस पर सवालात बिल्कुल उठाइए, ये आपका हक है, आप इस पर ऑपोजिशन है, आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंतखाबी इस्लाहात और दीगर इदारों में इस्लाहात भी आपका ये फ़र्ज़ है और आपने बिल्कुल हुकूमत के साथ इसको लेकर भी चलना है और प्रेशराइज भी। मैं बहुत शुक्राना एहसान साहब आपका भी, मुसर्रत चीमा साहिबा आपका भी। कोरोना वायरस जिसकी मुस्बत केसेस की शरह अब 10% तक हो गई है, हमारे मुल्क में कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसमें कई सख्तियां भी की गई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब के कई अजला और ख़ास खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन यही सूरत हाल सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बेहतर है। वैक्सीन आ गई है, लेकिन अभी भी खदशात और इबहम अपनी जगह हैं। इस तमाम सूरत बात करने के लिए मिसाल नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा।
कोरोना वैक्सीन आ चुकी जो कि चाइना ने हमें अतिया की, लेकिन और एक और वैक्सीन आई है रूसी वैक्सीन, जो कि जाहिर है अभी इसकी कीमत का तयन अभी काबीना ने करना है। मैम सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पंजाब, खासतौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब के दीगर शहर और KP के यहाँ पर सूरत हाल कोरोना की इतनी ख़राब क्यों हुई? इसकी क्या वजूहात थी? इंतज़ामी मामलात थे या दीगर वजूहात थी? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये वो बड़े शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर इंटरेक्शन लोगों का ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जिस तरह से आपने देखा है कि यहाँ इन शहरों में कंस्ट्रक्शन हैं, गली मोहल्ले हैं, लोग बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। जो अगर आप कच्ची आबादियां यहाँ पर बहुत सारी हैं और आप देखते हैं कि एक एक गली में 2-2, 3-3 लोग रहते हैं। वो छोटी छोटी कटरियां होती हैं, एक एक 2-2, 3-3 महल्ले की कई मंजिल की बिल्डिंग होती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेशन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की, तो ये वजह है। और इन जगहों पे कई दफा पॉसिबल होता भी नहीं है कि आप लॉकडाउन करें या सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, क्योंकि हमारे ये इन मोहल्लों की जो अंदर हमारे यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो गली मोहल्ले और जो कच्ची आबादियां हैं या जो स्लम्स हैं हमारे बड़े शहरों के, वहाँ पर डिस्टेंसिंग करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। उसके अलावा वो घर वेल वेंटिलेटेड नहीं होते हैं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम वेंटिलेशन का जो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हवादार जगहों पे रहें, घर हवादार हो। चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है, इसमें भी मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक वजह भी है, मगर दूसरी जो एक और इससे ज़्यादा अहम वजह है वो ये कि लोग जो है वो अभी तक कोरोना को कोई चीज़ नहीं समझ रहे। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो उसके कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, इसीलिए वो SOPs को अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो हुकूमत ने तो अपनी तरफ से अब ये NCOC के इजलास में 3 दिन पहले फैसला किया है कि SOPs पे अमल दरामद करने के लिए मजीद सख्ती की जाएगी, फाइन्स भी होंगे मार्केट्स में, और अगर रेस्टोरेंट वगैरह में किसी जगह पर इसकी खिलाफ वर्जियां देखी जाएंगी तो वो उनको सील भी किया जाएगा, और किया भी गया है कई जगहों पे। शादी हॉल्स के ऊपर भी आपने देखा है कि इंडोर सब कुछ बंद कर दिया, और जहाँ भी SOPs की खिलाफ वर्जी नजर आई है अब वो सील भी हो रहे हैं, उनको जुर्माने भी हो रहे हैं, और कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तारियां भी होती है। हुकूमत तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लोकल इंतजामिया को इंस्ट्रक्शंस है, मगर इतनी बड़ी आबादी में और गली मोहल्लों के अंदर हर जगह पे लोकल इंतजामिया के लोग नहीं पहुंच सकते। लोगों को खुद भी जिम्मेदारी का बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है डॉक्टर साहबा। लेकिन एक चीज़ है वो है वैक्सीन, और वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। हुकूमत ये बार बार पैगाम दे रही है, मीडिया पैगाम दे रहा है, लेकिन इबाहम मौजूद हैं, खदशात मौजूद हैं लोगों के वैक्सीन के हवाले से। एक रूसी वैक्सीन भी आ गई, इसकी कीमत का तयन अभी तक नहीं हो सका। हुकूमत जो है वो भी इसका तयन करी, लेकिन ड्रेप कहता है कि कीमत हुकूमत कम लगा रही है, इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। क्या इस पर बातचीत हो चुकी है? जी देखिए, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो बिल्कुल हम अतिया की भी वैक्सीन पे इंहिसार कर रहे थे, मगर अब पाकिस्तान ने 10 लाख वैक्सीन साइनोफार्म की जो है वो परचेज कर ली है, और हमें उम्मीद है कि वो 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएंगी साइनोफार्म की। उसके अलावा कैंसिनो बायो की भी 60,000 डोजेज जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है वो भी गवर्नमेंट ने खरीद ली है। तो ये वो जो कि हमें उम्मीद है एंड ऑफ मार्च तक हमारे पास पहुंच जाएंगी, और फिर एक इसके बाद मजीद भी पाइपलाइन में है, अप्रैल में भी कुछ हमारे पास पहुंचेंगी। तो वैक्सीन आने का सिलसिला तो शुरू हो गया हुआ है पाकिस्तान में। मगर अब आप प्राइवेट सेक्टर का मुझे पूछ रही हैं, तो वो स्पुतनिक 5 जो है ये एक वैक्सीन है दुनिया में, इसकी लोग कोट करते हैं कि जी जो इसकी फैक्ट्री प्राइस है कि जहां वो बन रही है वो उसकी फैक्ट्री प्राइस को लोग कोट करते हैं कि जी $20 है, कि जो पाकिस्तान में क्यों इतनी महंगी है। हमें समझना ये है कि ये फैक्ट्री प्राइस है। उसके बाद फिर अब चूंकि मिडिल मैन जो है बड़ा रोल हो गया हुआ है कि वो फैक्ट्री जो है वो उनसे वो उठाते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर के साथ, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई चीज खरीदती है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, मगर जब प्राइवेट सेक्टर खरीदता है तो उसके अंदर मिडिल मैन का एक रोल आ जाता है। वो मिडिल मैन भी जाहिर है कि अपनी कोई परसेंटेज रखता है, आज उसको ट्रांसपोर्ट करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री, पाकिस्तान अगर वो आती है तो किसी दूर दराज के। लेकिन मैम आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, वो होगी, लेकिन अब एक आम आदमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसको भी उतना ही जरूरी है वैक्सीन लगवाना। तो हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम करने का नहीं सोच रही? जी डॉक्टर साहब।
जी जी, आवाज आपकी कटी थी। जी बताइए। मैं ये कह रही थी कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आप उसको लेके आते हैं, दरामद करते हैं, तो आपको उसकी कीमत भी देनी होती है। लेकिन एक आम आदमी या गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वैक्सीन लगवाना उसको भी इतना ही ज़रूरी है। उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने का सोच रही है? जी डॉक्टर साहबा की आवाज़ नहीं आ रही। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझ रही है सही। और वो तमाम पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन का बंदोबस्त कर रही है। हमारे पाइपलाइन में तमाम चीजें हैं कि किस तरह से हमें। जी डॉक्टर साहबा, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो हैं, हम गुफ्तगू कर रही हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत, और उनकी गुफ्तगू जो है, जो उनकी मालूमात हैं, वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑफिशियल बात है और मैं चाहूँगी डॉक्टर साहिबा प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी देखिए, इसके अंदर ये कि ये चूंकि अपनी पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, पूरी दुनिया में इसी तरह से हो रहा है कि सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, जो कि डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और डेली बेसिस पे उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो उनको किया गया, उसके पॉपुलेशन को लगाई जा रही है क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ग्रेजुअली हम लोग इसको, जब ये पॉपुलेशन कवर होंगी तो फिर 50+ के लिए रजिस्ट्रेशन खोली जाएगी और उन लोगों को लगनी शुरू होगी, उसके बाद फिर 40+। तो हम ग्रेजुअली इसको एक सिस्टम के तहत ये चलता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की इजाज़त इसलिए दी गई है कि अगर कोई आउट ऑफ टर्न लगवाना चाहता है कि अपने वक्त आने से पहले, वो अगर उसके ग्रुप की बारी आने से पहले और वो अफोर्ड कर सकता है, अच्छा। तो व्हाई नॉट वो अपने पैसों से लगवा ले। मगर हुकूमत की तरफ वैक्सीन अपने हर शहरी के लिए इंशाल्लाह ताला आएगी और अगर अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन। अच्छा मैम, इसी मुतालिक एक सवाल और है जो आम आदमी कर रहा है, हमसे भी कर रहा है कि आप कहेंगे वही साइनोफार्म वैक्सीन जो कि चाइना ने अतिया की है वो मुफ्त भी मिलेगी आगे भी, लेकिन एक और किस्म आ गई डबल म्यूटेंट जो कि भारत में आ गई है कोरोना की, तीसरी लहर चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जो वैक्सीन हमें मुफ्त लग रही है क्या वो इसी कोरोना की किस्म के लिए सही होगी या उसके लिए कोई और वैक्सीन होगी जो हमें फ़ायदा पहुँचाएगी? देखिए, ये वायरसेस जो हैं ये हर वक्त म्यूटेट, ये अपने फॉर्म चेंज करते रहते हैं और यही इसका सबसे बड़ा खतरा होता है। फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि अभी ये तो रिसर्च जब होंगी तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, पर फिलहाल जो दूसरे स्ट्रेन्स जो पाकिस्तान में नज़र आए हैं इस वक्त, उन पर ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत। बहुत अहम गुफ्तगू उन्होंने की। कोशिश मैंने की कि आपके वो तमाम सवाल जो मुझ तक पहुँचते रहते हैं मैं उनके जवाब हासिल कर सकूँ। आने वाले प्रोग्राम में हम और आपकी मालूमात में इजाफा भी करेंगे, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाइए क्योंकि यही एक बचाव का तरीका है और एहतियात कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।